2007 वर्ल्ड कप। पहली बार वेस्टइंडीज में हुए इस टूर्नामेंट को क्रिकेट पंडित्स और कई लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया, शायद इस वजह से कि वर्ल्ड क्रिकेट की दो बड़ी टीम्स पहले राउंड में ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया। इंडियन क्रिकेट, जिसपे क्रिकेट की 2/3 बिजनेस टिकी थी, और इस टीम की सबसे बड़ी राइवलरी पाकिस्तान का भी इस टूर्नामेंट के पहले राउंड में बाहर होना, बिना एक दूसरे के खिलाफ खेले। इस इंसिडेंस ने पूरी टूर्नामेंट को फीका कर दिया। बचे रह गए खाली स्टेडियम्स। ये वर्ल्ड कप इंडिया के लिए एक बुरे सपने जैसा था। 2003 वर्ल्ड कप में इंडिया फाइनल्स तक पहुंची थी, पर इस टूर्नामेंट में इंडियन टीम सितारों से भरी एक थकी और उलझी टीम थी, जिसके कोच ग्रेग चैपल, जो सीनियर प्लेयर्स के साथ बहुत सारे कंट्रोवर्सीज से घिरे हुए थे, उन पे आरोप था कि टीम को अपने तरीके से चलाने की जिद में वो टीम के माहौल को बिगाड़ रहे हैं। इस बात से प्लेयर्स मेंटली बहुत परेशान थे। आपके राय में ग्रेग चैपल कैसे कोच थे? नीचे कमेंट में बताएं। वर्ल्ड कप से पहले एक इंटरव्यू में चैपल ने कहा था कि इंडियन टीम की फील्डिंग स्टैंडर्ड्स बहुत पुअर है। फील्ड पे हम 30-40 रन एक्स्ट्रा जरूर देंगे, पर हमारी बैटिंग और बॉलिंग वर्ल्ड क्लास है। दोनों डिपार्टमेंट से एक्स्ट्रा 20-30 रन चाहिए होंगे। बात उन्होंने बिल्कुल सही कही थी, पर गलत जगह पे। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 मार्च 2007 को। वर्ल्ड कप के पहले वार्म अप मैच में इंडिया ने नीदरलैंड्स को 182 रन से हराया और दूसरे वार्म अप मैच में होस्ट वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हराया। टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ को यह चिंता थी कि वार्म अप मैच में भले ही हमने स्ट्रॉन्ग टीम विंडीज को हराया है, पर एक तरफा जीत से हमारे कुछ प्लेयर्स को प्रॉपर मैच टाइम नहीं मिला और असल गेम 17 मार्च से शुरू होगा, तो हमारे पैर जमीन पे रहे तो बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये वो टीम्स थी जो अपने ही स्टैंडर्ड्स को तोड़ के बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में हाई स्टैंडर्ड्स सेट कर रही थी। वहीं ये साफ दिख रहा था कि इंडियन टीम फील्डिंग में पीछे थी। इस बात पे मोहर तब लगा जब अपने पहले मैच में इंडिया बांग्लादेश से बिना लड़े हार गया। श्रीलंका के खिलाफ इंडिया को किसी भी हाल में मैच जीतना था और श्रीलंका सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी थी, पर यंग प्लेयर्स से बैलेंस्ड श्रीलंकन टीम ने वो मैच इस कदर खेला कि वो एक नॉकआउट मैच खेल रहा है। भले ही पिछले 10 मैच में इंडिया ने श्रीलंका को 8 बार हराया था, पर उस दिन श्रीलंका ने इंडिया से बेहतर क्रिकेट खेला। वर्ल्ड क्रिकेट एक बदलाव की तरफ रुख कर चुका था, जिसका प्रदर्शन ऑस्ट्रेलियन टीम बखूबी कर रही थी। मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट की बेरहम बैटिंग के बाद मिडिल ऑर्डर में रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क की सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी, एंड्रयू साइमंड्स और शेन वॉटसन जैसे ऑलराउंडर्स, ग्लेन मैगरा, नेथन ब्रैकन और फॉक्स स्पिनर ब्रैड हॉज की बॉलिंग, ये टीम उस समय की किसी भी टीम से कई गुना खतरनाक और घातक क्रिकेट खेल रहा था, और इंडिया कहीं ना कहीं इन मामलों में पीछे था। ये शर्म और बेइज्जती इंडियन हॉकी साल 1976 में झेल चुकी थी, जब हॉकी खेलने के लिए घास के जगह एस्ट्रोटर्फ पे हॉकी खेला जाने लगा। इस बदलाव में फिट, फास्ट और स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ही अच्छा कर पाए। कुआलालंपुर में साल 1975 को खेले गए हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान को 2-1 से हराया था, पर एस्ट्रोटर्फ आने के बाद ट्रेडिशनली खेल रही इंडियन टीम को बुरे दौर से गुजरना पड़ा। इंडिया में खेले गए 1982 एशियन गेम्स के फाइनल्स में पाकिस्तान से 7-1 की हार ने इंडियन हॉकी टीम को शर्मसार कर दिया। इसी तरह इंडियन टेनिस प्लेयर्स को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, जब वुडन रैकेट्स के जगह एल्यूमिनियम या दूसरे मेटल्स के रैकेट्स यूज होने लगे। लेजेंडरी प्लेयर रमेश कृष्णन को इस बदलाव ने पीछे छोड़ दिया, पर जब सालों बाद नए जनरेशन के प्लेयर लिएंडर पेस, जिनके पास 3-4 घंटे खेलने की स्टेमिना थी, जब वो आए, तब वापिस से इंडिया इस खेल में वर्ल्ड मैप पे आया। तब की इंडियन टीम को भी इस बदलाव से गुजरना था। तेज आगे बढ़ती और बदलती क्रिकेट, जहां पावर हिटिंग, इलेक्ट्रिक फील्डिंग और किलिंग बॉलिंग अपोनेंट पे प्रेशर बना सके और अपने बेइज्जती का बदला ले सके। 2007 50 ओवर के पहले ही राउंड में हार के बाद जब हमारी टीम को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मीडिया और हमारे देशवासी अपनी ही टीम को गाली दे रहे थे। कुछ महीने पहले जिस टीम को पलकों पे रखा था, उन्हें अब अपने पैरों तले कुचल रहे थे। प्लेयर्स के घर और पुतले जला रहे थे। इस बुरे टूर्नामेंट के बाद कोच ग्रेग चैपल अपना इस्तीफा दे चुके थे और आईसीसी क्रिकेट की कम होती पॉपुलैरिटी का समाधान ढूंढने में लग गया। साल 2003 में जब इंग्लैंड में क्रिकेट की लोकप्रियता घटती दिख रही थी, तब ईसीबी ने काउंटी क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में खेलने का प्रस्ताव रखा।
ये एक सफल मुहिम साबित हुआ। आईसीसी टी20 फॉर्मेट को अपनाने के बारे में पहले से चर्चा कर रहा था और 2007 50 ओवर वर्ल्ड कप की फेलियर ने उन्हें यह समझा दिया कि अब छोटे फॉर्मेट को बढ़ावा देने का समय आ चुका है। 6 महीने बाद साउथ अफ्रीका में होने वाले पहले टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू हो चुकी थी। 2006 में हुई मीटिंग में बीसीसीआई के सेक्रेटरी निरंजन शाह ने इस प्रस्ताव को साफ नकार दिया था कि 20 ओवर क्यों, 10-10, 5-5 या 1-1 ओवर का खेलते हैं। इंडिया कभी टी20 नहीं खेलेगा। इंडिया ने अपना पहला और एकमात्र टी20 मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 1 मार्च 2006 को खेला था, पर 2007 टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया हिस्सा लेगा या नहीं, आईसीसी को इस बात की चिंता थी। 50 ओवर वर्ल्ड कप की हार ने बीसीसीआई को अपने गिरेबान में झांकने पे मजबूर कर दिया और ये टी20 वर्ल्ड कप उनकी खोई इज्जत वापस पाने का एक अच्छा मौका था। खुद के देशवासियों को अपने टीम पे भरोसा नहीं था, खासकर वो टीम जिसमें देश के दिग्गज खिलाड़ी ना खेल रहे हो। सचिन, द्रविड़ और गांगुली लेस टी20 स्क्वाड। महेंद्र सिंह धोनी एक नया कप्तान जो पहली दफा कप्तानी कर रहे थे और लालचंद राजपूत एक नया कोच जो पहली दफा कोचिंग कर रहे थे। मीडिया और हर जगह इसी युवा टीम की बात हो रही थी और साउथ अफ्रीका जाने से पहले किसी को भी इस टीम पे रत्ती भर का भरोसा नहीं था। पर भले ही इस टीम में सौरव, सचिन और द्रविड़ नहीं थे, पर इस टीम में वीरू, भज्जी, युवराज, धोनी, इरफान, अजीत गंभीर जैसे युवा थे जो इतिहास लिखने साउथ अफ्रीका गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ धोनी की ब्रिलियंट कप्तानी ने उन्हें पहला 2 पॉइंट्स दिलाया। न्यूजीलैंड के खिलाफ हार ने इंडिया को और बेहतर खेल दिखाने पे मजबूर किया, जिसके बाद इंग्लैंड के सामने यूवी के 6 छक्के ने वर्ल्ड क्रिकेट में ये ऐलान कर दिया कि इंडिया को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि ये नया इंडिया है, ये घर में घुसेगा भी और जीतेगा भी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगला मैच इसका प्रमाण था। अब बारी था सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया जैसे बेइंतहा स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ जीत दर्ज करने की। इंडिया ने 188 के टारगेट को सेट किया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया बड़े ही आसानी से टारगेट की तरफ अग्रसर थी। आखिरी 6 ओवर्स में 60 रन चाहिए थे और क्रीज पर 2 खूंखार बल्लेबाज एंड्रू साइमंड्स और मैथ्यू हेडन मौजूद थे जो बेरहमी से बॉलरों की पिटाई कर रहे थे। धोनी की कप्तानी की ये परीक्षा थी। श्रीसंत, जिन्होंने अपने 3 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे, धोनी ने उन्हें अपना आखिरी ओवर डालने बुलाया। ये एक रिस्की मूव था। दूसरी बॉल थर्ड मैन के तरफ चौका। धोनी के चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं था। जब हेडन स्ट्राइक पे आए तब श्रीसंत ने हेडन को राउंड द विकेट से बोल्ड किया और जब आखिरी ओवर में माइकल हसी और ऑस्ट्रेलिया को 22 रन चाहिए थे तब धोनी ने जोगिंदर शर्मा की तरफ रुख किया। जोगिंदर शर्मा भले ही डोमेस्टिक लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर चुके थे, पर इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। 2 दिन बाद पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में जब आखिरी ओवर में धोनी ने फिर से जोगिंदर शर्मा की तरफ रुख किया, सभी इस दाव को भी तुक्का समझ रहे थे, पर एक कप्तान को पता था कि जो बॉलर पेस को वेरी कर सके और फुलर डिलीवरी डाल सके वो मैच के इस मोड़ पे बहुत इफेक्टिव साबित हो सकता है। और ऐसा ही हुआ। मिसबाहुल हक उस बॉल को कहीं भी मार सकते थे, पर स्लोअर बॉल को स्कूप करने की कोशिश में उन्होंने शॉर्ट फाइन लेग पे तैनात श्रीशांत के हाथ में बॉल दे मारा। आप और मैं हो सकता है ऐसे सिचुएशन में अपने बेस्ट बॉलर की तरफ रुख करें। हो सकता है बुमराह, मिचेल स्टार्क, वसीम अकरम, कटली, एम्ब्रोस को बॉलिंग के लिए बुलाएं। ऐसा करके एक कप्तान कोई तीर नहीं मार लेता है, ये ऑब्वियस ऑप्शंस है। पर असली कप्तान वही होता है जो अपने भरोसे से एक प्लेयर के खुद पे भरोसे को बढ़ाता है। धोनी वैसे ही हैं। इंडिया पहला टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियंस बन चुका था। देश को एक नया और महान कप्तान मिल चुका था और इंडिया के इस जीत ने आईपीएल जैसे टूर्नामेंट को जन्म दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।